नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था व्याकरण में संधि। संधि में हमने स्वर संधि कंप्लीट करने के पश्चात व्यंजन संधि स्टार्ट की थी और व्यंजन संधि में हमने 3 संधियों का अध्ययन कर लिया है जो हमारे सिलेबस में हर साल आती हैं और पेपर में उन्हीं में से उदाहरण आते हैं। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि 4 संधियाँ और हैं जो हमारे कोर्स से ही रिलेटेड हैं और जो बुक में पीछे एक्सरसाइज दी हुई होती है ये सारी संधियाँ उसमें पीछे भी एक्सरसाइज में आती हैं। तो इनका भी ज्ञान हमें होना ज़रूरी है क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में जो शब्द आते हैं उनको हम कई बार संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं और पीछे जब एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी नहीं आ पाती हैं। और ये जो इष्टुत्व संधि और दूसरी इसके बाद जो इष्टुत्व संधि है, ये दोनों संधियाँ विसर्ग संधि के साथ में इनका जो मेल है वो माना जाता है क्योंकि विसर्ग संधि इनके जो सत्व विसर्ग जो संधि होती है वो इन दोनों संधियों के अलावा जानी नहीं जाती क्योंकि ये संधियाँ नहीं आएंगी तब तक हम सत्व विसर्ग संधि को ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमें यही नहीं ज्ञान होगा कि कौन से सामे हमें विसर्ग को परिवर्तित करने आए, या दंते सामे करें या मूर्धन्य सामे करें या तालव्य सामे करें। इस प्रकार से जो तीनों प्रकार के जो सा होते हैं इनको हम चेंज करना नहीं जान पाते, तो इनको हमें विसर्ग को कौन से सा में चेंज करना है वो इस संधि के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। तो देखिए ये जो हमारी इष्टुत्व संधि है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इष्टुत्व संधि, शा और टा यानी कि शकार टवर्ग आना चाहिए दोनों साइड ही, वही होती है इष्टुत्व संधि। तो इसका जो सूत्र है वो है इस्तो इष्टु नाष्टु, इस्तो इष्टु नाष्टु। सूत्र से हमें पूरी परिभाषा समझ में आ जाती है। देखिए किस प्रकार से, इस्तो का मतलब होता है सकार तवर्ग के बाद अथवा पहले, दोनों ही साइड में, किसी भी साइड हो सकता है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि ये पहले हो अथवा बाद में हो, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती। यदि सकार तवर्ग के बाद अथवा पहले शकार टवर्ग, शकार मूर्धन्य शा यानी कि मूर्धन्य वर्ण आए और ये कौन से हैं दंत्य वर्ण और ये कौन से हैं मूर्धन्य वर्ण, इनको तो हम कहते हैं दंत्य और इनको कहते हैं मूर्धन्य। तो ये जो शकार टवर्ग आए तो इस सकार तवर्ग के स्थान पर यही वाला शकार टवर्ग हो जाता है। इसी से ही समझ लो दोबारा से, यदि सकार तवर्ग के बाद अथवा पहले शकार टवर्ग के वर्ण आए तो सकार तवर्ग के स्थान पर सकार टवर्ग हो जाता है। तो परिभाषा में भी देख लीजिए सेम वही बात है, सकार तवर्ग के बाद अथवा पहले शकार टवर्ग आए तो सकार तवर्ग के स्थान पर शकार टवर्ग हो जाता है। सिंपल सी बात है। देखिए ये सकार तवर्ग के वर्ण हैं इधर और इधर शकार टवर्ग के वर्ण हैं। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये इधर सकार, यदि इधर ये वाला शा आए तो ये वाला जो शा है वो इस वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। आमने सामने में ये सा आएगा तो ये सा इसमें चेंज होगा, ता आएगा तो टा में चेंज होगा, था आएगा तो ठा में होगा, दा आएगा तो डा में और धा आएगा तो ढा में और ना आएगा तो अणा में। इस प्रकार से ये चेंज हो जाते हैं। अर्थात इन दोनों, जब मूल जो शब्द होता है हमारा संधि युक्त जो शब्द होता है उसमें दोनों ही जो शब्द होते हैं वो शकार टवर्ग के ही एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो देखिए कैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे कि हमारा उदाहरण है पहला सट्टिका, सट्टिका। तो देखिए इसमें दोनों ही जो शब्द हैं वो इष्टु नाष्टु के ही हैं, अर्थात शकार टवर्ग के ही हैं। टा और टा दोनों ही शकार टवर्ग के हैं। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए सत शब्द होता है और टीका शब्द होता है, सत टीका। तो ये जो ता शब्द है वो हमें किसके अनुसार बदलना है, इस ता को किस में बदल दिया, टा में, यानी कि शकार टवर्ग में बदल दिया। सूत्र के हिसाब से देखिए सकार तवर्ग के वर्णों को किस में बदला, शकार टवर्ग में बदल दिया। तो देखिए ये हमने शकार तवर्ग का जो शब्द था उसे हमने टा में बदल दिया और हमारा रूप सिद्ध हो गया सट्टिका। अगला है शरणाम। ये मैंने आपको कल भी करवाया था शरणाम पर सवर्ण संधि में।
वहाँ मैंने आपको नापदान्तार टोरनाम सूत्र लगाया था, क्योंकि उस संधि के हिसाब से वहाँ पर वही सूत्र कारगर था। और यहाँ देखिए, इसमें जो ये इष्टुत्व संधि है, यहाँ इसका जो षट प्लस नाम संधि विच्छेद होता है। तो देखिए, इसमें षट तो पहले से ही ट वर्ग का वर्ण आ रहा है, पहले अथवा बाद में, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि पहले आए अथवा बाद में आए। इसमें एक तोषी सूत्र काम करता है, वहाँ एक अपवाद होता है, वो अपवाद वाले मैंने शब्द आपको नहीं लिखे हैं, तो उसका जो अपवाद होता है वो आपके लिए कहीं नहीं आता है। तो देखिए, ये जो षट प्लस नाम पहले आया, यहाँ बाद में आया, देखो यहाँ बाद में आ रहा है और यहाँ पर पहले आ रहा है। शकार ट वर्ग के वर्ण कहीं ना कहीं आने चाहिए दोनों साइड में से एक साइड में, और सकार त वर्ग के में से भी कोई सा भी एक वर्ण आना चाहिए, तो वो उसी नंबर वाले वर्ण में बदलेगा, सेम नंबर में बदलेगा। जैसे कि ये 5वें नंबर पे आता है त वर्ग में 5वां वर्ण, तो ये ट वर्ग का ही 5वां वर्ण जो होगा उसी में ही बदलेगा, आप और किसी भी वर्ण में नहीं बदल सकते। तो देखिए, षट प्लस नाम, तो ये जो षट टा तो हो गया हमारा यहीं की यहीं, लेकिन ये जो नाम शब्द है वो हमारा हो गया, ये जो नाम है वो अणा खाली में हमारा बदल गया। तो ये जो इस प्रकार से जो संधि है, अगला देखिए विष्णु, विष प्लस नु, तो ये विष्णु जो शब्द होगा उसमें देखिए ये पहले आ रहा है शा, मूर्धन्य सा है, और ये है ना। विष्णु शब्द आप लोग अच्छे से जानते हो, तो देखिए इसका संधि विच्छेद भी हमें आना चाहिए कि विष शब्द जो होता है वो सार्थक होता है, और नु जिसमें विष नहीं है, विष का अभाव है, वो होता है विष्णु। तो देखिए इस ना को हमने अणा में बदल दिया, षष्ठ, सस प्लस थ। देखिए सस शब्द होता है और ये जो होता है इसका संधि विच्छेद हमने किया था, जो कि तवर्ग का है। तो तवर्ग का है तो हमें जो ये था है वो हमें इसी के नंबर वाले पे बदलना है। तो इधर देखिए ये जो था है वो किस में बदल गया, ठा में बदल गया। किसके अनुसार, शकार टवर्ग के अनुसार। अगला है पेष्टा, पेश प्लस ता, तो ये हो गया हमारा पेश शब्द होता है और ता को हमने टा के स्थान पर बदल दिया। ये जो पेश शब्द तो अपने आप में मूर्धन्य सा है ही, और इसके पश्चात तवर्ग के वर्ण आ रहे हैं, तो जो ता है उसे हमने उसी के नंबर वाले पे यानी कि पहले नंबर पे आया टा। अब अगला देखिए जो सत्व विसर्ग संधि में काम करता है जो सूत्र होता है रामस षष्ठ, रामस षष्ठ। तो देखिए ये कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी विसर्ग संधि में काम आते हैं, तो हमने इसका विसर्ग संधि में जब संधि विच्छेद करेंगे तो राम है प्लस षष्ठ होगा। कई बार ऐसा होता है विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि तो हमारे कोर्स में है ही है, पेपर में भी आती है, इसमें से उदाहरण आते हैं। तो आपके लिए संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपको लिखा हुआ है राम है प्लस षष्ठ। तो राम है प्लस षष्ठ जब आप इस विसर्ग को जब जोड़ेंगे, कई बार ऐसे होते हैं बच्चे कि उनको पता ही नहीं होता है कि हम इसको कौन सा सा में परिवर्तित करें, और वो ले करके सत्व विसर्ग करके इसको रामस षष्ठ कर देते हैं और इसको बिल्कुल सही समझते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये सूत्र कहता है स्तो इष्टो नाष्टो, वो यही कहता है कि सकार तवर्ग के बाद यदि शकार टवर्ग आए तो हमें शकार टवर्ग के, सकार तवर्ग के स्थान पर शकार टवर्ग करना है। तो देखिए इधर मूर्धन्य वर्ण आ रहा है तो हमें विसर्ग के स्थान पर भी मूर्धन्य वर्ण ही करना होगा। ये हमारी इस प्रकार से जो सत्व विसर्ग संधि है ये इस प्रकार से काम में आती है। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जब सत्व विसर्ग संधि करवाएंगे तब इसमें आपको ससजु सोरु इस प्रकार से जो सूत्र है उसके माध्यम से सारे शब्दों को करवा दिया जाएगा। तो देखिए इस संधि के हिसाब से इसका संधि विच्छेद देखिए, इसका होगा रामस प्लस षष्ठ। जो रामस है वो सा है, दंत्य सा है, इसको हमें बदलना है मूर्धन्य शा में। तो हमने इसे मूर्धन्य शा में बदल दिया और षष्ठ को ज्यों का त्यों लिख दिया और ये हमारा बन गया रामस षष्ठ। ईष्ट, ईस प्लस तह, तो देखिए ये ईस में जो शा है वो मूर्धन्य का है
और ये जो ता है वो दंत्य का है, तो इस दंत्य वर्णों को हमने किस में बदल दिया, मूर्धन्य वर्णों में। तो इस प्रकार से ये जो संधि है हमारी इष्टुत्व संधि, इसमें देख लीजिए ये जो सूत्र है, ये जो एक शब्द है ये गलत लिख गया है, इसको हटा दो। इसमें हमें 3 सूत्र लगाने पड़ेंगे तब जाके ये सूत्र इसमें काम करेगा, नहीं तो इसमें काम ही नहीं करेगा। तो उन 3 सूत्रों की आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, इष्टुत्व संधि इस्तो इष्टु नाष्टु। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है, यदि सकार तवर्ग के बाद अथवा पहले शकार टवर्ग अर्थात मूर्धन्य वर्ण आए तो दंत्य वर्णों के स्थान पर मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा ये भी है कि दंत्य वर्णों के स्थान पर मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं। तो इसके हमने देखे ये दंत्य वर्ण हैं हमारे और ये हैं हमारे मूर्धन्य वर्ण, यानी कि सकार तवर्ग दंत्य वर्णों के अंतर्गत आते हैं और शकार टवर्ग मूर्धन्य वर्णों के अंतर्गत आते हैं। हमने इसका पहला उदाहरण पढ़ा सट्टी का, सत प्लस टी का, जो ता है वो दंत्य वर्ण है और हमें दंत्य वर्णों को किस में बदलना है, मूर्धन्य वर्णों में। दूसरा हमने पढ़ा था सर्वनाम, उसमें 3 सूत्र और काम करते हैं, इसलिए मैंने आप उसको यहाँ से इरेज कर दिया है। अगला उदाहरण देख लीजिए विष्णु, ये बिल्कुल सटीक और बहुत अच्छा उदाहरण है। तो देखिए विष प्लस नु की विष जो है सा वो मूर्धन्य है और ना है वो दंत्य है, तो जो दंत्य वर्ण है उसे हमने मूर्धन्य वर्ण में बदल दिया। अगला है षष्ठ, सस प्लस था, जो था है वो दंत्य वर्ण है और दंत्य वर्ण को हमने उसी नंबर वाले मूर्धन्य वर्ण में बदला, तो वो आ गया था। अगला है पेष्टा, पेश प्लस ता, जो ता है वो दंत्य है और इसको हमने किस में बदल दिया, मूर्धन्य में। रामस षष्ठ, तो ये जो यहाँ संधि विच्छेद हो रही है वो यहाँ दंत्य आ जाएगा संधि विच्छेद करते समय, तो रामस प्लस षष्ठ, तो ये जो सा है ये हमने मूर्धन्य शा में बदल दिया। इसी को हम सत्व विसर्ग संधि के माध्यम से समझेंगे। राम है प्लस षष्ठ, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर राम है यहाँ विसर्ग हो जाएगा और षष्ठ हो जाएगा, और जो ये सा है इस सा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला शा आ जाएगा, कौन सा, मूर्धन्य शा आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारी ये दोनों संधियों में कारगर होता है। अगला है हमारा ईष्ट, ईस प्लस तह, तो देखिए ईष्ट है शब्द में जो है ये सा है जो तो मूर्धन्य का है और ता है वो दंत्य वर्ण का है, तो हमने उस ता को भी मूर्धन्य वर्ण में बदल दिया। तो इस संधि के पश्चात अब हमारी दूसरी इसके अलावा जो संधि आती है वो इष्टुत्व संधि है, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगली संधि है हमारी इष्टुत्व संधि। हाँ, तो हमारी जो संधि थी वो इष्टुत्व संधि के पश्चात आती है इष्टुत्व संधि। सचुत्व संधि में देखिए इसमें सकार चवर्ग, देखिए सीधी सी बात है कि सकार चवर्ग के ही वर्ण आने चाहिए दोनों साइड में, वही होती है हमारी इष्टुत्व संधि, जिसमें कि हमारा जो सूत्र लगता है वो है हमारा इस्तो इष्टु नाष्टु। सकार तवर्ग के पश्चात यदि शकार चवर्ग के वर्ण आए तो शकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग हो जाता है। शकार यानी कि सा को, सड़क वाले सा को सकार, तावर्ग में 5 वर्ण आते हैं, और शकार जो तालव्य सा जिसे कहते हैं, ये शा को केवल शा, ये जो शा होता है, संस्कृत में जितने भी व्यंजन होते हैं वो कार से अभिहित किए जाते हैं, जैसे कि शकार, तकार, मकार, लकार, इस प्रकार से इनको अभिहित किया जाता है अर्थात बोला जाता है। तो इस प्रकार से अगला देखिए चवर्ग में जो हमारा आता है वो 5 वर्ण आते हैं चवर्ग के अंतर्गत। तो ये जो पूरा एक जो इनका वो बनता है, जो इनका हम कहते हैं कि ये कौन से वर्ण हैं, ये हमारे तालव्य वर्णों के अंतर्गत आते हैं, और ये जो सकार तवर्ग होता है वो हमारा दंत्य वर्णों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान 2 प्रकार का होता है, और इनको देखिए स्थान जो होता है आप प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। उसके पश्चात हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। जो उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि हमारी जिह्वा
जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं कि हमारी जिह्वा जिन जिन मुख के अवयवों का स्पर्श करके जो ध्वनि बाहर निकलती है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो देखिए ये हमारा उच्चारण स्थान के अंतर्गत 9 उच्चारण स्थान माने गए हैं, जिसमें कि दंत्य मूर्ध, कंठ तालु दंत मूर्धा, ओष्ठ दंतोष्ठ कंठोष्ठ, और इस प्रकार से ये जो होते हैं हमारे 9 उच्चारण स्थान। तो उनमें से हम पढ़ रहे हैं इनको सकार तवर्ग और सकार चवर्ग। पिछले में हमने पढ़ा था टवर्ग जिसमें मूर्धन्य वर्ण आते हैं, और इसमें हमारे आते हैं दंत्य और तालव्य वर्ण। बहुत ही सिंपल सी बात है, और व्याख्या इसकी सूत्र की देख लीजिए। यदि सकार तवर्ग के पश्चात अथवा पहले शकार चवर्ग की वर्ण आए तो सकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग हो जाता है। तो देखिए कैसे हो जाता है, ये तो हमारे हो गए सकार तवर्ग, यानी कि सा ता था दा धा और ना, इनको हम दंत्य वर्ण कहते हैं। और तालव्य है जो शा चा छा जा झा झा या, ये हमारे होते हैं तालव्य वर्ण। इन वर्णों को बिल्कुल समानांतर चेंज किया जाता है, जैसा कि हमने पिछली संधि में किया था ष्टुत्व संधि में, वही इसी प्रकार से इसमें भी चेंज किया जाता है। तो देखिए जो हम आपके लिए बता रहे हैं कि ये हमारे जो उच्चारण स्थान है वो हम आपके लिए जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हम बेसिक के लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे, उसमें आप जाकर के देख सकते हो बेसिक्स के नाम से, क्योंकि 10th क्लास का जो कोर्स होता है वो वैसे ही बहुत लेंथी होता है, बेसिक्स में तो बहुत ज़्यादा टाइम खिंच जाता है। तो देखिए हमारा जो संधि टॉपिक चल रहा है इससे संबंधित हम सारी चीज़ें जो बेसिक्स में आती हैं वो सारी चीज़ें आपको अलग एक वीडियो बना करके डाल देंगे, जिसमें कि उच्चारण स्थान भी दिए हुए होंगे। तो अगला देख, इसका जो उदाहरण है वो है सच्चित। सच्चित तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए सचित, तो चा और चा दोनों ही तालव्य वर्ण है। ये तो हमारा संधि युक्त पद में आना चाहिए, इस प्रकार तो तालव्य वर्ण आने चाहिए, लेकिन संधि विच्छेद करते समय दंत्य वर्ण आए तो सत प्लस चित। तो देखिए ये जो हमारा सूत्र कह रहा है सकार तवर्ग के बाद अथवा पहले, तो बाद में आ रहा है सकार चवर्ग यानी कि चा आ रहा है, तो हम सकार तवर्ग को ही चेंज करेंगे। सकार तवर्ग को चेंज किया यानी कि ता को हमने चेंज कर दिया, उसी के नंबर वाले में ता को चा में, इस प्रकार से हमने ता को चा में बदल दिया। अगला है हमारा रामश्चिनोति। तो देखिए ये जो रामश्चिनोति शब्द है ये विसर्ग संधि में भी आता है, तो इसके हिसाब से तो देखेंगे हम रामस प्लस चिनोति, हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया, और ये वाला जो शा है वो हमने चा के अनुसार बदल दिया शा में, किसमें, तालव्य शा में। देखिए सीधी सी बात है, सा को शा में ही बदला जाएगा, सा को चा में नहीं बदल सकते। इस ता को चा में बदलेंगे, था को छा में, दा को जा में, धा को झा में, ना को या में, इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। लेकिन इसी संधि को हम एक व्यार विसर्ग संधि के रूप में समझेंगे, तो हम इसका रामश्चिनोति का जो संधि विच्छेद करेंगे वो होगा हमारा राम है प्लस चिनोति। ये शब्द हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 बार आ चुका है, रामश्चिनोति। तो राम है प्लस चिनोति यदि आपके लिए इस प्रकार से आ जाए, संधि विच्छेद हुआ, तो आप जब इसका संधि युक्त पद, ऊपर लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में कि संधि विच्छेद किए हुए शब्दों का संधि युक्त पद बना करके संधि का नाम भी लिखें। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका आया, तो यहाँ राम है प्लस चिनोति किया, और ये जो हमारा जो विसर्ग है, तो जब हम इसको संधि युक्त पद बनाएंगे तो वो बनेगा हमारा ये वाला शा। कई बार बच्चे गलती से ये वाला सा भी बना देते हैं, जो कि हमारा पूरा 1 नंबर ज्यों का त्यों चला जाता है, और इस प्रकार से हमारे नंबर घटते हुए चले जाते हैं। संस्कृत में जो नंबर मिलते हैं वो मैथमेटिकली मिलते हैं, जिस प्रकार से आप मैथ के सवालों में कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो 1 डिजिट की, उसी डिजिट से आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और पूरे की पूरे मार्क्स चले जाते हैं। सेम वही कंडीशन संस्कृत में भी होती है कि हमें इसके प्रत्येक शब्द पे, हलंत पे, विसर्ग पे, और उस विसर्ग को किस
शब्द में किस वर्ण में चेंज करना है, किसके अनुसार चेंज करना है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी बातें हमें आना चाहिए। तो ये हमें देखना है कि चा है तो चा कैसा है, तालव्य वर्ण है, तो ये जो चा के अनुसार जो विसर्ग बदलेगा वो तालव्य शा में ही बदलेगा, ना कि दंत्य शा में, ना कि मूर्धन्य शा में, और किसी भी शा में नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हमने बताया। अगला है सारंगिन जय। सारंगिन जय में देखिए ये सारंगिन शब्द है और ये जय है। ये जो ना है वो कौन से वर्ण का है, सकारता वर्ग का। तो देखिए यहाँ से ये जो ना वो किस में चेंज हो जाएगा, ये इस वाले नाम में, यानी कि च वर्ग के 5वें वर्ण नाम में चेंज हो जाएगा। तो अगला है उज्ज्वल, उद प्लस ज्वल। उद प्लस ज्वल, उज्ज्वल जो शब्द है वो जा है, वो तालव्य वर्ण है, और दा को हमने इसी के नंबर वाले पे बदला। देखो दा को हमने किस में बदल दिया, जा में बदल दिया। अगला शब्द है जगत जननी, जगद जननी। तो देखिए जो जगद का दा है वो जा में बदल गया, किसके अनुसार, ये जो इधर आ रहे हैं कौन से, शकार च वर्ग के वर्ण अर्थात तालव्य वर्ण, उसके अनुसार ही हमें इसको बदलना है। अगला है तच्च, तो इसको हमने किया तत् प्लस च, ता को किस में बदला, चा में, क्योंकि इधर तो पहले से ही तालव्य वर्ण आ रहा है। लास्ट है हमारा कश्चित। तो देखिए इसको भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, विसर्ग संधि में भी और इष्टुत्व संधि में भी। तो कस प्लस चित, तो ये वाला सा जो है वो तालव्य शा में चेंज कर दिया और हमारा बन गया कश्चित। और इसी को हम विसर्ग संधि के रूप में समझेंगे। वो देखिए ये है कह प्लस चित। तो इस चा के अनुसार हमने इस विसर्ग को तालव्य शा में बदल दिया। हम इसको कश्चित नहीं लिखेंगे, कश्चित लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो रूप है वो गलत है और ये वाला है जो सही है, अर्थात ये सही है और ये वाला सा गलत है। तो हमें ये दो संधियाँ हमने जो कराई थी वो आपको आना अनिवार्य है। इसमें कि देखो पहले सूत्र को एक बार दोबारा से समझ लो। संधि के नाम में ही उसकी पूरी परिभाषा छुपी हुई है। देख लीजिए सूत्र में भी देखो, सकार त वर्ग के पश्चात अथवा पहले शकार च वर्ग के वर्ण आए तो शकार त वर्ग के स्थान पर शकार च वर्ग हो जाता है। जैसे कि मैंने ये आपको टेबल बना दी है कि ये जो ये सा है वो इस सा में, ता है चा में, था छा में, दा जा में, धा झा में और दा ना या में बदल जाता है। और हमने उदाहरणों के माध्यम से इसको समझा। सच्चित का सत प्लस चित होगा, रामश्चिनोति का राम है प्लस चिनोति होगा, सारंगिन जय का सारंगिन प्लस जय होगा, उज्ज्वल का उद प्लस ज्वल, जगत जननी का जगद प्लस जननी, और कश्चित का कह प्लस चय, और तच्चय का तत् प्लस चय। इस प्रकार से ये जो 2 संधियाँ थीं वो हमारे कोर्स में भले ही ना हो लेकिन हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट हैं, आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।